welcome to the current affairs classes. Today we will be covering geography, environment and ecology current affairs from 1st November to 7th November. ठीक है? And the very objective of this current affairs classes is to equip you with the clarity, content and concepts for both prelims and mains. ठीक है? Current affairs is like ocean, समंदर जैसे है कि नहीं? इसमें हर चीज़ आ जाती है. ओशनोग्राफी टॉपिक चल रही है आपकी वैसे भी, हाँ. तो इट नीड्स दैट एबिलिटी, कैपेबिलिटी. ठीक है, कुछ लोग समंदर में डुबकी मारते हैं, हाथ में रेती लेके आ जाते हैं, है कि नहीं? किसी को मछली मिलती है तो किसी को मोती, पर्ल्स, है ना. तो करंट अफेयर्स का मामला है. सो यू नीड टू स्किम देम, है ना, रीड, एनालाइज एंड गेट और टेक व्हाट यू नीड बोथ फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. ये इसकी खासियत है. बहुत वास्ट ओशन है ना. और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसी में परेशान रहते हैं कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें, क्या कवर करें, बहुत ज़्यादा होता है ना. व्हाट दे लैक इज़ द अप्रोच. ठीक है, वो थोड़ा अप्रोच को भी देखेंगे हम और साथ साथ में बताते चलेंगे कि प्रीलिम्स में क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्या इंपॉर्टेंट है. इसकी क्लैरिटी हम दे देंगे इसमें. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. सो द टॉपिक्स टू बी कवर्ड टुडे, है ना, इन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी और ज्योग्राफी के जो सब्जेक्ट है उसमें द टॉपिक्स विल बी कवर्ड आर द गोगाबिल लेक डिक्लेयर्ड इंडियाज 94th रामसार साइट, है ना, स्ट्रेंथनिंग वेटलैंड कंजर्वेशन एफर्ट्स. ये पहला टॉपिक है हमारा. दिस इज रिलेटेड टू, देखो नाउ दिस द लिस्ट दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम द अजमल IAS अकेडमी करंट अफेयर्स मैगजीन, है ना. ये न्यूज़ है, दिस इज द न्यूज़. अब इसको करंट अफेयर्स को, इस न्यूज़ को तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ना है उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा. ठीक है, सो दैट इट्स ऑलवेज टू बेटर टू टीच फिशिंग देन गिविंग द फिश, है ना. कोट है कि नहीं. तो उसको देख लेते हैं. देन सेकंड इज द नोरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्लियर्ड एज ए चीता री इंट्रोडक्शन सेंचुरी. ठीक है, अभी तो नहीं हो पाएगा, लेट हो जाएगा. ठीक है, कहाँ पे? ठीक है, बाद में ले लेना. नेक्स्ट टॉपिक इज ओवरवेलमिंग पोल्यूशन इन नॉर्थ इंडिया, कॉजेस, इम्पैक्ट्स एंड दी रोड अहेड. ठीक है, ये वाला टॉपिक है. देन हाई सीज ट्रीटी, जो कि ओशनोग्राफी में हमने देख रहे थे, अनक्लॉज के अंदर में कुछ पढ़ा था इसको, उसको कंटिन्यू करेंगे हम. यहाँ पे क्या है? हेवी मेटल्स फाउंड इन कावेरी फिश. ठीक है, ये वाला टॉपिक है. देन इंडियाज फॉरेस्ट होल्ड द फ्यूचर. ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट के बारे में कुछ पढ़ेंगे. ये जो डॉकी रिवर है ना, रिसेंटली आपने देखा होगा, डॉकी रिवर जो मेघालय में है, वो रिसेंटली जो क्लियर वाटर्स दिखते थे वो मड्डी हो गए, इसके लिए वो न्यूज़ में थी. ठीक है. देन नेशनल बी कीपिंग मिशन एंड कंचनजंगा नेशनल पार्क, दिस इज द न्यूज़. यूपीएससी और एपीएससी जो है, इन्हीं न्यूज़ में से कंटेंट या जो कॉन्टेक्स्ट है उसके ऊपर जो है क्वेश्चंस पूछता है. तो अगर से हम लेट अस मूव टू दी टॉपिक, जैसे कि गोगाबिल लेक डिक्लेयर्ड एज इंडियाज 94th रामसार साइट, है ना. अब ये जो है, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, दोनों में ये इंपॉर्टेंट है. कैसे? अब देखो, रामसार साइट्स, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि रामसार नाम क्या है, व्हाट इज दिस रामसार कन्वेंशन, है ना. देन इट इज रिलेटेड टू वेटलैंड्स, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेटलैंड, उसको देखना पड़ेगा. देन सम इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स. ठीक है, वो नाउ देर आर 94 रामसार साइट्स इन इंडिया, है ना. 94 रामसार साइट्स. 94 पूरे के पूरे याद तो याद नहीं कर सकते हम. ठीक है, तो वी नीड टू रिमेंबर फ्यू इंपॉर्टेंट रामसार साइट्स और द रामसार साइट्स विच आर इन न्यूज़. ठीक है, कोई ना कोई, जैसे कि फॉर एग्जांपल समटाइम्स सांबर लेक विच इज रामसार साइट वाज इन न्यूज़, क्योंकि वहाँ पे बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ द फ्लेमिंगो बर्ड्स, है ना, जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उसके डेथ की वजह से. सो नाउ दिस इज द न्यू रामसार साइट गोगाबिल लेक. पहले लेट अस सी दिस, वेयर इज दिस गोगाबिल लेक, है ना. दिस गोगाबिल लेक इज लोकेटेड इन कटिहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. ठीक है, लोकेटेड इन कटिहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. दिस इज पीपीटी. ओके,
and this is the PDF that you get. I think you have got the PDF, right? है ना? This is here. Content you can mark from here. This is the PPT, है ना? तो declared as 94th रामसार site, है ना? और ये किस लिए करते हैं ये? This is regarding the wetlands. This is with respect to wetlands. ठीक है? ये जो भी रामसार साइट्स जो बोलते हैं, दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू दी वेटलैंड्स, है ना? और ये ऑक्सबो लेक है, ठीक है? देन meandering ऑफ गंगा एंड महानंदा रिवर्स, ये कैसे बनता है? दोनों रिवर्स के आसपास में, गंगा एंड महानंदा रिवर्स के आसपास में बनता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि गोगाबिल ये जो वेटलैंड है, ठीक है, ये कहाँ पे है, कौन से रिवर्स हैं इसके आसपास? गंगा एंड महानंदा, ये रिवर्स इतना। दिस इज फॉर प्रीलिम्स, और ये बिहार में है ना? उसके साथ साथ नाउ वी हैव टू सी दिस इज रिलेटेड टू वेटलैंड्स। तो व्हाट आर वेटलैंड्स, व्हाट इज मीन्ड बाय वेटलैंड, है ना? पहले वो देखते हैं। वेटलैंड्स इज ए डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम, है ना? देखो लैंड है, वाटर है, तो वेटलैंड मतलब द लैंड्स विच आर ऑलवेज और समटाइम्स कवर्ड विथ वाटर, उसी को हम वेटलैंड बोलते हैं टेक्निकली, है ना? इकोसिस्टम दैट इज फ्लडेड बाय वाटर इधर परमानेंटली और सीजनली, है ना? वेयर ऑक्सीजन फ्री प्रोसेसेस प्रिवेल, मतलब जहां पे, मतलब हमेशा द लैंड इज कवर्ड विथ वाटर एटलीस्ट 3 feet डीप वाटर, है ना? एंड इट मे बी परमानेंट और सीजनल, उसको हम वेटलैंड बोलते हैं, ठीक है? नाउ दिस वेटलैंड्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब इसके लिए पूरे दुनिया में क्या है, वी हैव कम अप विद दिस कन्वेंशन, रामसार कन्वेंशन। क्या, कौन सा कन्वेंशन है ये? रामसार कन्वेंशन है। रामसार साइट इसलिए बोलते हैं उसको, ठीक है? दिस व्हाई, बिकॉज दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स, है ना? उसका इंपॉर्टेंस है, उसको भी देखते हैं। सो दिस आर वेटलैंड्स। तो क्या हुआ, दिस वेटलैंड्स वेर मोस्ट थ्रेटेंड इकोसिस्टम्स, है ना? क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो कहीं पे तालाब है गांव के, है ना? तालाब इन द सेंस फुकड़ी जैसे, है ना? कहीं पे है, तो क्या करते हैं लोग, अरे क्या पड़ा हुआ है, उसको दे रिक्लेम इट फॉर मे बी फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, मे बी फॉर प्लांटेशन, मे बी फॉर कंस्ट्रक्शन, ठीक है? तो मोस्ट थ्रेटेंड, मोस्ट नेग्लेक्टेड इकोसिस्टम्स ये है, और ये दिस आर मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम एज वेल। सो वी नीड टू प्रिजर्व। तो 1971 में एक कन्वेंशन हुआ, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ, ठीक है, जो रामसार कन्वेंशन था। व्हेन द इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स वाज साइंड एट द सिटी ऑफ ईरान कॉल्ड रामसार। तो ईरान में एक सिटी है रामसार, वहाँ पे ये कन्वेंशन हुआ इनको वेटलैंड्स को कंजर्व करने को लेके। तो फ्रॉम दैट दिस दे गॉट ए रामसार साइट नेम, 1917 में हुआ, ठीक है? तो इंडिया ज्वाइंड इट इन 1984, वहाँ पे है। एंड आज जो है इंडिया में कितने हैं, 94th ये गोगाबिल डिक्लेयर हुआ, ठीक है? दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ उसमें एक दिस अटैच टू दी रामसार कन्वेंशन एक है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। अब इसका क्या मीनिंग होता है? तो दिस रिकॉर्ड, है ना, ये एक रजिस्टर है, इट्स लाइक योर कॉपी वेयर इन द मोस्ट थ्रेटन्ड और डिक्लाइनिंग, है ना, वेटलैंड्स आर बीन लिस्टेड इन दिस रिकॉर्ड। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज हमारे इसमें कोयला-दो नेशनल पार्क एंड लोकताक लेक, मणिपुर का जो लोकताक लेक है, नाउ दिस लेक्स और दिस वेटलैंड्स आर थ्रेटन्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज, बेसिकली एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज जो थ्रेटन है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वी पुट दिस इन, दिस इज लाइक ए रेड लिस्ट, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड इज लाइक ए रेड लिस्ट, है ना? तो गवर्नमेंट जब इस रिकॉर्ड में आता है नाम, तो गवर्नमेंट हैज टू पे एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दिस वेटलैंड्स। ये देन अगर जब वो इम्प्रूव हो जाता है उनका कंडीशन, इकोसिस्टम का कंडीशन जब इम्प्रूव हो जाता है, देन द वेटलैंड्स कैन बी टेकन आउट ऑफ दिस लिस्ट। तो दिस इज अबाउट मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ठीक है? ये वाला है। अब इसके बाद में देखते हैं, नाउ देखो दिस इज द अबाउट वेटलैंड्स विच इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, ठीक है? ये हो गया। नाउ इसका अगर से मेंस वाला अप्रोच देखेंगे, अगर से इसको मेंस में कैसे पूछते हैं, क्योंकि मेन वेटलैंड्स के ऊपर, वेटलैंड इकोसिस्टम के ऊपर कहीं ना कहीं मेंस में क्वेश्चन पूछता है ना? तो देर आर सिग्निफिकेंस, है ना, इसके सिग्निफिकेंस है रामसार साइट्स के। जैसे कि फॉर एग्जांपल, है ना, वाइज यूज, देखो दिस
वेटलैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्टिविटी फिशिंग होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, सॉइल कंजर्वेशन है ना, वाटर रिचार्ज, वाटर प्यूरिफिकेशन, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो दिस इज इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें इसमें है। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आवर पोल्यूशन इन नॉर्थ इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पोल्यूशन इन नॉर्थ इंडिया। अभी अभी रिसेंटली न्यूज़ में था ये कि नॉर्थ इंडिया इज फेसिंग वेरी हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन, PM 2.5 एंड PM 10 पार्टिकल्स। PM मतलब पार्टिकुलेट मैटर्स, है ना, तो साइज पे होता है 2.5 mm, है ना, तो 10 mm के साइज के, उसके वो साइज के जो पोल्यूटेंट होते हैं, क्योंकि उनका इफेक्ट इम्पैक्ट करने का अलग अलग है ना, लंग्स पे, वो साइज के ऊपर होता है। तो नाउ दिस गंगेटिक प्लेन जो है, इंडो गंगेटिक प्लेन जो है ना, इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन्स में, वहाँ पे एवरी विंटर, स्टार्टिंग ऑफ विंटर एंड ऑल द विंटर, ठीक है, क्या होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। उसको देखेंगे क्या है ये, बेसिकली उसके कॉजेज क्या है और उसके इम्पैक्ट्स क्या है, इसको देखते हैं। द कॉजेज आर बोथ नेचुरल एज वेल एज एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरल कॉजेज क्या है? देखो, इन विंटर्स, है ना, यहाँ पे देर इज ए फिनोमेना ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन, है ना, और टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है, द टेम्परेचर्स, कूल टेम्परेचर्स आर एट द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड वार्म टेम्परेचर्स आर अबव द कूल टेम्परेचर। दिस इज इन्वर्ट रिलेशन और इन्वर्जन, है ना, ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर डिक्लाइन। ज्योग्राफी में जो होता है विथ इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर डिक्लाइन होता है, उसका उल्टा यहाँ पे हो रहा है, तो टेम्परेचर इन्वर्जन। उसके वजह से क्या होता है, जो कोल्ड विंड है इट सिंक्स, है ना, तो जो पोल्यूटेंट्स हैं, जो एमिशन हुआ, ठीक है, वो सारा क्या होता है, ग्राउंड सरफेस के वहीं पे होता है, पास में ही होता है, तो वो मूव नहीं करता। उसके साथ साथ अनदर कॉज इज द लो स्पीड विंड्स, है ना, विंड्स जो चलते हैं, एक तो विंड होते नहीं है ज़्यादा, और होते भी हैं तो उनका स्पीड बहुत कम होता है, तो जो पोल्यूटेंट्स जमा हो रहे हैं वो डिस्पर्स नहीं होते हैं, ठीक है, तो दिस इज द रीजन। ठीक है, ये एक वाला है। देन उसके बाद में नेचुरल कॉज, देन उसके बाद में एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज। उसमें क्या आ जाते हैं नेक्स्ट? एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज आ जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वेहिकुलर एमिशन, ठीक है, वेहिकुलर एमिशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, स्टबल बर्निंग, जो आपने सुना होगा बार बार, जो नॉर्दर्न प्लेन्स के जो प्लेन एरियाज है ना, पंजाब, हरियाणा एंड ऑल्सो बियॉन्ड बॉर्डर्स, उस साइड में जो प्लेन एरिया है वहाँ पे व्हीट का क्रॉप होने के बाद रेसिड्यूज जो होते हैं बर्न करते हैं फॉर द नेक्स्ट क्रॉप, है ना, पैडी का। तो दिस क्रिएट्स, उसमें क्या होता है, आग लगाते हैं, पूरा पोल्यूटेंट आ जाता है, और वो विंड भी नहीं होती है तो मूवमेंट भी नहीं होता है, एयर का मूवमेंट भी नहीं होता है, विंड नहीं होती है, तो उसके वजह से सभी वहीं पे जमा होते हैं, तो स्टेबल बर्निंग ये एक इशू है ना, क्रॉप रेसिडुअल बर्निंग का एक इशू हो जाएगा। देन उसके बाद में दिस पोल्यूटेंट्स, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ठीक है, उसके साथ साथ जेनसेट भी यूज करते हैं फॉर हीटिंग पर्पसेस, ठीक है, और लोकल लेवल पे फायर्स भी होते हैं, है ना, लोकल लेवल पे क्या होते हैं, फायर्स भी होते हैं, तो उसके वजह से भी क्या होता है, बेसिकली कहीं ना कहीं पोल्यूशन क्रिएट हो रहे हैं। एंथ्रोपोजेनिक इशू से क्या हो रहे हैं, पोल्यूशन क्रिएट हो रहे हैं, और नेचुरल कंडीशन की वजह से वो ट्रैप होके हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो हाई राइज बिल्डिंग्स होते हैं, जो बेसिकली ये मेजर सिटीज में भी देखा जाता है, कहीं ना कहीं हाई राइज बिल्डिंग्स होते हैं, उसके वजह से भी विंड का मूवमेंट ब्लॉक होता है। तो दिस आर दी कॉजेस, है ना, ऑफ दिस हाई पोल्यूशन। एंड फ्यू फैक्ट्स अबाउट दिस इज, जैसे कि फॉर एग्जांपल, है ना, ड्यूरिंग विंटर मंथ सिटी लाइक, है ना, यहाँ पे अप टू 400 to 500 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, ये बहुत ज़्यादा है, ये 50 में गुड होता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर से हम देखेंगे 50 में अगर से आएगा तो गुड वाले में होगा, तो यहाँ पे 400 to 500 पॉइंट्स पे पहुंच जाते हैं, दिस विद ह्यूज पोल्यूशन, ठीक है। और नाउ देखो, ये मीन्स अकॉर्डिंग टू 2023 वर्ल्ड बैंक असेसमेंट, एयर पोल्यूशन कॉस्ट नियरली 1.7 मिलियन डेथ्स इन इंडिया, 1.7 million deaths in India, and contributed to an estimated 1.3% loss in GDP. It's huge, है ना, ये साइलेंट किलर्स हैं, पोल्यूशन इज ए साइलेंट किलर। तो नो दिस डेटा यू कैन यूज इन योर आंसर्स टू सब्सटेंशिएट योर पॉइंट, ठीक है। अगर से पोल्यूशन पे कहीं पे क्वेश्चन आता है, यू कैन यूज दिस डेटा टू सब्सटेंशिएट योर आर्गुमेंट, ठीक है। दिस इज हाउ, एंड दिस यू कैन ऑल्सो यूज दिस पॉइंट, 12 out of 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड आर विद इन दिस इंडो गंगेटिक बेल्ट, ठीक है।
20 में से 12 कहाँ पे है? यहीं पे इंडो गंगेटिक बेल्ट में ही है। तो दिस इज अबाउट दी नॉर्थ इंडियन पोल्यूशन, आपके कॉजेस इम्पैक्ट्स, है ना। नाउ द सॉल्यूशन और वे फॉरवर्ड टू डील विद दिस क्राइसिस, है ना। एक तो पॉलिसी अप्रोच होना चाहिए। देखो यू कैन डिवाइड दिस इनटू डिफरेंट एस्पेक्ट्स लाइक शॉर्ट टर्म, है ना, एंड लॉन्ग टर्म। वे फॉरवर्ड, हाउ टू डील विद द वे फॉरवर्ड, आंसर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा ऑड इवन आता है, ऑड इवन फॉर्मूला की बात हुई थी एक बार, है ना, वेयर इन वेहिकुलर मूवमेंट का रेस्ट्रिक्शन रेगुलेट कर रहे थे, ठीक है। तो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ऐसे ये भी एक है ना, पॉलिसी मैटर में, जहाँ पे जेनसेट आप नहीं यूज कर सकते हो, इंडस्ट्रीज नहीं कर सकते हो, ब्रिक क्लीन्स हैं उसको नहीं आप ऑपरेट कर सकते हो, जैसे जैसे आपका ग्रेडेड रेस्पॉन्स बोलते हैं उसको, है ना, ग्रेडेड रेस्पॉन्स अप्रोच भी है शॉर्ट टर्म में, ग्रेडेड रेस्पॉन्स, ठीक है, ये दिल्ली में होता है। देन लॉन्ग टर्म, अच्छा यहाँ पे वे फॉरवर्ड आ गया ये, है ना। वे फॉरवर्ड में क्या लिखना है, एक तो शॉर्ट टर्म हो गया, देन आपका लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में देखो पॉलिसी अप्रोच हमें होना चाहिए, वेर इन देयर शुड बी क्लियर पॉलिसी रिगार्डिंग पोल्यूशन एंड पोल्यूशन मिटिगेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल पटाखे नहीं फोड़ने हैं तो नहीं फोड़ने हैं, ये इंडस्ट्रीज बंद होना है तो बंद होना है ना, शिफ्ट होना है तो शिफ्ट होना है। दिस इज हाउ देयर शुड बी क्लियर पॉलिसी गाइडलाइंस एंड देयर शुड बी स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस, ठीक है। उसके साथ साथ टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी आएगा, जैसे कि ग्रीन क्रैकर्स वगैरह है, ठीक है, ग्रीन क्रैकर्स इसको आ जाएगी। देन उसके साथ साथ ग्रीन क्रैकर्स हो गया, है ना। उसके बाद में आप इसको लिख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग है ना, उसके लिए आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट इसमें कर सकते हैं, है ना। तो बर्न करने के अलावा वी कैन यूज देम इनटू प्रोडक्शन ऑफ मेथनॉल एंड ऑल, है ना, जो आजकल ब्लेंडिंग का भी है, E20 वाला ब्लेंडिंग जो चल रहा है वो भी प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो दिस आर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस, टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके साथ साथ फंडिंग होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर टू मिटिगेट दिस क्राइसिस, है ना। तो ये आप वे फॉरवर्ड में आंसर लिखने के टाइम पे इस तरह से लिख सकते हो, ओके। तो दिस इज अबाउट द पोल्यूशन इन नॉर्थ इंडिया, ओके, है ना। अब देखते हैं इससे रिलेटेड, देखो दिस इज द न्यूज, और उसके जो मेंस पर्सपेक्टिव से जो देख सकते थे हमने देखा। नाउ सम कॉन्सेप्ट्स और सम ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चंस, है ना, यहाँ पे पूछ चुका है, इससे और भी पूछ सकता है यूपीएससी। दैट इज नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स एंड दिस इज लॉन्च विद द स्वच्छ भारत अभियान इनिशिएटिव, विद इन द स्वच्छ भारत अभियान इनिशिएटिव इन 2014, ठीक है। क्यों? टू रिड्यूस द पोल्यूशन, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, है ना। इसमें क्या हुआ था, AQI ट्रांसफॉर्म्स कॉम्प्लेक्स एयर क्वालिटी डाटा ऑफ वेरियस पोल्यूटेंट्स इनटू ए सिंगल नंबर और कलर, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, है ना, कलर कोडेड, जैसे वेदर वार्निंग होती है, इसमें भी नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स एक है प्रोग्राम है जिसमें आपको कलरिंग दी जाती है। गुड, आप देखना जो आपका न्यूज फीड आता है गूगल में, मोबाइल में न्यूज फीड आएगा, ऊपर में एक बार होती है, टूल बार होता है ना, वहां पे आएगा AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, गुड में है। नाउ हियर इन ओजाई इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज गुड, है ना, 40, 50, 60 में चलते रहता है। येलो, ऑरेंज, रेड, ये कलर कोडेड रहता है AQI का। नाउ इट मेजर्स अराउंड 8 पोल्यूटेंट्स, जैसे कि PM10, PM2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया एंड लेड। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस नहीं है जो कि हम उसको पोल्यूटेंट मानते हैं, दैट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें नहीं है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड मेजर नहीं होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स में, क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है। ये आई विल शेयर दिस PDF, यू विल गेट दिस PDF, है ना, ओके। स्लाइड्स ऊपर नीचे हो गए यहाँ पे, है ना, नो इश्यूज। वेटलैंड्स भी डिस्कस्ड ऑलरेडी, थ्रेड्स भी डिस्कस्ड, ठीक है। नाउ न्यू द नेक्स्ट टॉपिक, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज री इंट्रोडक्शन, है ना, ए न्यू स्टेप इन कंजर्वेशन ऑफ जर्नी। कौन सा? नौरादेही में, नौरादेही इज सेलेक्टेड, ठीक है, नौरादेही इज सेलेक्टेड एज ए
प्लेस, न्यू प्लेस फॉर री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता। चीता री इंट्रोडक्शन हुआ था 2023, है ना। 2023 में चीता री इंट्रोडक्शन हुआ था कहाँ पे? कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, ठीक है, वहाँ पे हुआ था। उसके बाद में वहीं पे गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हुआ। नाउ दिस इज द थर्ड प्लेस, दैट इज नौरादेही, ये भी मध्य प्रदेश में है, ठीक है, ये भी मध्य प्रदेश में है। तो चीता, तो फ्यू फैक्ट्स अबाउट चीता। देर आर 2 स्पीसीज ऑफ चीता, ठीक है, एक है एशियाटिक चीता एंड देन अनदर वन इज अफ्रीकन। ओके, एशियाटिक चीता इज नियर एक्सटिंक्ट, उसके जो 10-12 नंबर्स बचे हुए हैं, इट इज इन ईरान। इंडिया में इट इज एक्सटिंक्ट इन 1952। 1952 में लास्ट चीता जो था इंडिया में, दैट वाज किल्ड, ठीक है। अब 8-10 बचे हुए हैं, दैट इज इन ईरान। एंड ईरान मतलब बोल दिया कि वी विल नॉट गिव चीता, टेक्निकल रीजंस हैं। सो नाउ दिस चीता री इंट्रोडक्शन, दिस चीताज आर अफ्रीकन चीताज, दिस आर अफ्रीकन चीता। अब वाई री इंट्रोडक्शन? देखो हम पढ़ रहे हैं चीता री इंट्रोडक्शन हो रहा है, ये री इंट्रोडक्शन हो रहा है, वहां पे कर लिए, यहाँ पे कर लिए, वाई? इज इट लाइक फनफेयर? तो नहीं है ना। इट्स कॉस्ट ह्यूज मनी, ह्यूज एफर्ट्स, ह्यूज स्टडीज, रिसर्च। क्या रीजन हो सकता है इसका? देखो, द री इंट्रोडक्शन, चीता इज एपेक्स प्रेडेटर ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। कौन सा इकोसिस्टम का? ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम का, नॉट द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, है ना। ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम का एपेक्स प्रेडेटर है। एंड ग्रासलैंड्स आर ऑलवेज नेग्लेक्टेड, लाइक वेटलैंड्स, ग्रासलैंड्स आर वेर कंसिडर्ड एज वेस्टलैंड्स, है ना। इंडियन पॉलिसी में ग्रासलैंड्स वेर कंसिडर्ड एज वेस्टलैंड्स, ठीक है, वो बहुत ज्यादा। एंड ग्रासलैंड्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बायोडाइवर्सिटी एंड ऑल्सो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स विथ रेस्पेक्ट टू ह्यूमन्स, एनिमल्स, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो नाउ देर इज ए न्यू वे ऑफ सीइंग दिस ग्रासलैंड्स, है ना। तो ग्रासलैंड्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं हम। पहले क्या थे? वो वेस्टलैंड हम सोचते थे, एंड देन वी यूज्ड टू कन्वर्ट दोज ग्रासलैंड्स इनटू एग्रीकल्चर लैंड। नाउ इट हैज चेंज्ड, द थिंग इज चेंज। अब वी आर प्रोटेक्टिंग दिस ग्रासलैंड। नाउ दिस चीता इज द अपेक्स प्रेडिटर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, है ना। तो प्रेडिटर अगर से ग्रासलैंड इकोसिस्टम में नहीं है, तो वो जो वेजिटेरियन जो है, जैसे कि डीर है वगैरह वगैरह, ये सब क्या है? ओवर ग्रेजिंग हो जाती है। क्या होती है? ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग होगा तो सॉइल एक्सपोज होती है, सॉइल इरोजन हो जाता है, सॉइल डिग्रेडेशन हो जाता है। तो पूरा एक ग्रासलैंड का जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है। फिर पूरा डिजर्टिफिकेशन का चलता है। तो इसलिए वी नीड दिस चीता, बिकॉज चीता इज ए एपेक्स प्रेडेटर, ग्रासलैंड प्रेडेटर। अब हमारे में नेचुरली वो है नहीं, ठीक है, तो इसलिए वी आर री इंट्रोड्यूसिंग दिस चीतास इनटू आवर ग्रासलैंड्स, ठीक है। एंड नाउ नौरादेही इज द थर्ड सैंक्चुरी। इससे पहले कूनो था, देन गांधी सागर, एंड नाउ नौरादेही, तीनों मध्य प्रदेश में है। एंड बन्नी इज इन प्लान, है ना। बन्नी ग्रासलैंड जो है वहां पे भी इंट्रोड्यूस करने का प्लान है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट चीता री इंट्रोडक्शन प्लान, ठीक है। सिग्निफिकेंस वही है, इसमें हैबिटेट प्रोटेक्शन वगैरह वगैरह का इसमें जाएंगे, ठीक है। जैसे कि प्रिवेंटिंग ओवरग्रेजिंग, हैबिटेट रिस्टोरेशन, इकोसिस्टम सर्विसेज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, ये सब ग्रासलैंड इकोसिस्टम का है। एंड वी हैव इन अजमल आर्ट्स एकेडमी वी हैव मेड वन वीडियो ऑन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ठीक है, टोटल कंप्लीट जैसे मेंस पर्सपेक्टिव से कॉम्प्रिहेंसिव एक वीडियो भी बना है ग्रासलैंड पे, यू कैन सी इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रासलैंड। इसमें इकोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चर ह्यूमन है, जैसे कि हमने बताया था, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट रेगुलेशन, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, ये इकोलॉजिकल इसके बेनिफिट्स हैं। देन ह्यूमन्स को बेनिफिट जैसे कि एग्रीकल्चर होता है, लाइफ स्टॉक, है ना, ग्रेजिंग वगैरह, हर्डिंग जो होती है, शेफर्ड्स वो करते हैं, पॉलिनेशन, फ्यूल एंड मटेरियल्स एंड रिक्रिएशन, ये ह्यूमन एक्टिविटीज के। ये आंसर में आपको मेंस पर्पस से आप लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज next topic is this one, the case for energy efficiency powering India's future responsibility, the case for energy efficiency। देखो COP चल रहा है, COP 30 अभी चल रहा है, ठीक है,
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 बेलीज में, ब्राजील में चल रहा है। बेसिकली क्या है ये? टू रिड्यूस दी कार्बन एमिशंस, टू रिड्यूस दी कार्बन एमिशन। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि कार्बन इंटेंसिटी बढ़ गई है हमारे पावर ग्रिड की, मतलब जो इंटेंसिटी, मतलब फॉर एग्जांपल 1 यूनिट ऑफ वर्क के लिए हम कितना कार्बन एमिट कर रहे हैं, है ना, कितना कार्बन हम एमिट कर रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है। तो दिस इज इन न्यूज। इसमें कुछ चीजें देखने हैं। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, है ना, जो इसमें इंपॉर्टेंट है, दैट इज ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। दिस इज क्रिएटेड इन एक्चुअली 2004, ठीक है, BEE। इसका काम क्या है? इसके अंदर में एक स्कीम आई थी, स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग प्रोग्राम स्कीम, स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग प्रोग्राम स्कीम। BEE एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ वर्क करती है, टू इम्प्रूव द एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ इंडिया, ठीक है। उसमें एक प्रोग्राम है आपका स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग प्रोग्राम स्कीम। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने स्टार्स सुने होंगे, कोई भी आप अप्लायंस लेते हो जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है तो स्टार रेटिंग होता है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, फ्रिज लो, फैन लो, ठीक है, जो भी ले रहे हो, वॉशिंग मशीन ले रहे हो तो 5 स्टार 4 स्टार होता है, वो रेटिंग है, मतलब कितना एफिशिएंट है, एनर्जी एफिशिएंसी उसकी कितनी हाई है। ये प्रोग्राम कौन लीड करता है? BEE के अंदर में होता है, ठीक है। तो वैसे एनर्जी एफिशिएंसी क्यों है? बिकॉज वी हैव दिस INDC टारगेट्स वगैरह, है ना, एनर्जी इंटेंसिटी हमें कम करना है, तो उसके तरफ है। एंड इंडिया इज मूविंग इन ए गुड वे, है ना, तो और अच्छा खासा टारगेट जो है इंडिया के अचीव हो चुके हैं अंडर दिस INDC प्रोग्राम। सो नेक्स्ट टॉपिक इज हाई सीज ट्रीटी। नेक्स्ट टॉपिक इज हाई सीज ट्रीटी। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। हाई सीज मतलब ओशंस होंगे, है ना, ओशन की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे कि वी हैव स्टडीज दिस अनक्लॉज, है ना, ओशन का डिमार्केशन, लैंड का डिमार्केशन तो है, लैंड बॉर्डर का तो डिमार्केशन मैप पे हो जाता है, ओशंस का डिमार्केशन कैसे होगा? ओशन की अथॉरिटी किसकी होगी, उसका जुरिडिक्शन किस में आएगा? इसको सॉल्व करने के लिए अनक्लॉज लेके आया गया, है ना, इसको सॉल्व करने के लिए क्या लेके आया गया? अनक्लॉज लेके आया गया। अब इस अनक्लॉज में एक डिवीजन था 12 नॉटिकल माइल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल अनक्लॉज का मैं थोड़ा सा एक रिकैप करा देता हूं आपको, है ना। इंडिया फर्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स क्या होंगे? ये टेरिटोरियल वाटर्स, है ना, एंड 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम दिस 12 नॉटिकल माइल इज कॉन्टिजियस जोन, ठीक है। एंड बेसलाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक क्या होगा? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये डिमार्केशन है और इसके ऊपर अलग अलग जुरिडिक्शन भी है ना। तो यहां तक था। नाउ व्हाट इज बियॉन्ड दिस? द क्वेश्चन वाज व्हाट्स बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स? the issue was overfishing, है ना। there is no regulation in dumping of waste, न्यूक्लियर वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, सब डंप हो रहा था हाई सीज में, बिकॉज नो वन हैज जुरिडिक्शन ओवर दोस, देयर इज नो रेगुलेशन ऑन हाई सीज। तो रिसेंटली आफ्टर 20 years ऑफ नेगोशिएशंस वी हैव कम अप विद दिस हाई सीज ट्रीटी। पहले उसको बोलते थे बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन, मतलब पहले किसी के नेशनल जुरिडिक्शन के बाहर था वो, ठीक है, तो उसको बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन बोलते थे। नाउ वी हैव नेम्ड दिस एज हाई सीज ट्रीटी, ठीक है। दिस इज अबाउट हाई सीज ट्रीटी। ऑब्जेक्टिव्स देखो, टू प्रिजर्व, है ना, टू प्रिजर्व एंड सस्टेनेबली यूज मरीन बायोडायवर्सिटी, हमें प्रिजर्व भी करना है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि मछली मारना बंद कर दें, है ना, वी नीड टू यूज देम सस्टेनेबली, है ना। देन उसके साथ साथ रिकॉग्नाइज मरीन जेनेटिक रिसोर्सेस एज कॉमन हेरिटेज ऑफ ह्यूमन काइंड, मरीन जेनेटिक रिसोर्सेस। अब देखो जेनेटिक रिसोर्सेज जो हैं, दिस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑलमोस्ट इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, है ना, मेडिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे एंटीबायोटिक्स मिल सकते हैं, अगर से समझो एंटीबायोटिक लाइन, हमारे पास बहुत लिमिटेड एंटीबायोटिक्स हैं, वी डोंट हैव एंडलेस एंटीबायोटिक्स टू डील विद दी आपके इन्फेक्शंस,
है ना, यू हैव सम लिमिटेड एंटीबायोटिक्स। तो उसके बाद क्या, इसीलिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जो इशू चल रहा है, इवन गवर्नमेंट डिनाई गिविंग दैट हाई डोज एंटीबायोटिक्स, है ना, क्यों, बिकॉज वी डोंट हैव, अगर से उससे भी रेजिस्टेंस हो जाएगा तो क्या करेंगे फिर। तो दिस सीज जो है, ओशंस जो है, दे होल्ड दिस, कहीं ना कहीं वी हैव द पोटेंशियल टू गेट दिस एंटीबायोटिक्स। अब अगर से वो मिले तो वो किसके होंगे, दे हैव टू बी कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, मतलब आप उसको क्लेम नहीं कर सकते कि ये हमारा ही होगा, उसको हम उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, इस वजह से। देन टू इस्टेब्लिश मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, टू इस्टेब्लिश मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अभी नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखे, क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ओशंस में क्या होगा, ओशन में भी प्रोटेक्टेड एरियाज हमें बना रहे हैं इसके थ्रू, ठीक है। एंड टू प्रोमोट कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड साइंटिफिक कोऑपरेशन अमॉन्ग नेशंस फॉर प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन हाई सीज, इसके ये ऑब्जेक्टिव है। विद दिस ऑब्जेक्टिव ये लेके आए। देन मेजर चैलेंजेस, कुछ चैलेंजेस हैं, ऑब्वियसली सभी पॉलिसीज में चैलेंजेस रहते हैं, कौन से पॉलिसी में नहीं, सभी में है ना। उसी तरह यहाँ पे भी एम्बिग्यूटी इन प्रिंसिपल्स, इक्विटी एंड पार्टिसिपेशन पता नहीं किसका है, इंस्टीट्यूशनल ओवरलैप यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, अब ये अनक्लॉज एंड दिस ट्रीटी, ये हाई सीज ट्रीटी जो है ना, इट इज अंडर अनक्लॉज ओनली, ठीक है, किसके अंदर में है ये, अनक्लॉज है। अब उसी का सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज दैट इज ISA, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। ये क्या देता है, दिस गिव परमिशंस, क्या देता है ये, परमिशन फॉर माइनिंग। इंडिया के पास भी एक परमिशन है माइनिंग का, इंडियन सेंट्रल इंडियन ओशन रीज में, ठीक है, उस तरह से। एंड देन दिस रीजनल फिशरी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये क्या करते हैं, फिशिंग करने देते हैं। तो ये क्या है, कॉन्फ्लिक्टिंग है। हाई सीज ट्री बोलते हैं प्रोटेक्शन करना है, कंजर्व करना है, ठीक है, ये माइनिंग का राइट्स दे रहे हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं क्या है, कॉन्ट्राडिक्शंस क्रिएट कर रहे हैं। उसके साथ साथ रिसेंटली दैट इज, जैसे कि APSC में पूछा था डार्क ऑक्सीजन के बारे में, है ना, डार्क ऑक्सीजन के बारे में बोला था, जो माइनिंग की बात हो रही है, माइनिंग इज रिगार्डिंग पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स एंड दिस पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, क्यों, इसमें क्रिटिकल मिनरल्स हैं, इसमें क्या है, क्रिटिकल मिनरल्स मिलते हैं, तो माइनिंग कर रहे थे। नाउ अब पता चला वहां पे ऑक्सीजन जनरेट हो रही है बिकॉज ऑफ इन विद दिस, है ना, वो कुछ प्रोसेस है, उसके वजह से ये पॉलीमेटालिक नोडुल्स के पास में क्या हो रही है, ऑक्सीजन जनरेट हो रही है विदाउट फोटोसिंथेसिस, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया है, डार्क ऑक्सीजन रखा गया, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया है, डार्क ऑक्सीजन रखा गया है। नाउ दिस अगेन कॉन्ट्राडिक्टरी, हमें माइनिंग भी करना है लेकिन वो ऑक्सीजन का सोर्स है, पहले ही वैसे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ गया, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, है ना, ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन वगैरह हो जाएगा। देन इसमें क्वेश्चन भी दिया गया है ना, आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन भी है। तो दिस इज अबाउट हाई सीज ट्रीटीज, ओके, ठीक है, अनक्लॉज में ही आती है ये, है ना। और ये किसके, बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स जो हाई सीज को माना जाता था, उसको हम रेगुलेट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए लाया गया है, उसके ऑब्जेक्टिव्स के साथ हमने देख लिया। देन दिस इज न्यू न्यूज, दैट इज हेवी मेटल्स फाउंड इन कावेरी फिश, जो माछ है मछली, जो कावेरी में मछली मिल रही है उसमें हेवी मेटल्स मिले हैं, है ना। हेवी मेटल्स मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल होते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लीड, लेड, क्रोमियम एंड कैडमियम वगैरह इसमें मिले हैं, ये हेवी मेटल्स होते हैं एंड दिस आर हैजार्डस। ठीक है, इसका बेसिकली देखा गया है कि फिश में ये चीजें हो रही है और बायो एक्यूमुलेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, बायो एक्यूमुलेशन। नाउ अब इसमें दो चीजें हैं, बायो एक्यूमुलेशन एक आता है कॉन्सेप्ट एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में, एक आता है बायो मैग्निफिकेशन, एक बायो एक्यूमुलेशन है और दूसरा क्या है, बायो मैग्निफिकेशन है। देखो मैं बता देता हूं, सुन लो, एक्यूमुलेशन है ना एंड मैग्निफिकेशन, एक्यूमुलेशन एंड मैग्निफिकेशन दो चीजें हैं। एक्यूमुलेट होना मतलब एक मछली है ना, उसी में वो क्या होते जा रहा है, एक्यूमुलेट होते जा रहा है, समझो, है ना, ऐसी कुछ मछली होगी, ठीक है,
उसमें क्या होते जा रहा है, एक्यूमुलेट होते जा रहा है। वो कुछ खा रही है, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स खा रही है, कुछ खा रही है, वो क्या हो रहा है उसमें ये हेवी मेटल्स क्या रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। तो उसी में एक्यूमुलेट होते जा रहा है, उसी में क्या होते जा रहा है, एक्यूमुलेट होते जाएगा, है ना। ये जो हेवी मेटल्स हैं इसी में क्या होते जाएंगे, एक्यूमुलेट होते हो जाएंगे। अब बायो मैग्निफिकेशन ये अलग चीज है। अब समझो बायो मैग्निफिकेशन में क्या हो रहा है, ऐसे 4-5 मछली है ना, ऐसे 4-5 मछली है, ज्यादा है, इसको ये बड़ी मछली खा ली, अब मछली हाँ ऐसे होगी कुछ, है ना। ये छोटे मछलियों को बड़ी मछली खाई, जितना वहां पे एक्यूमुलेट हुआ था वो उसमें चला गया, अब उसको कोई और बड़ी मछली खाई, तो ये मैग्नीफाई होते जा रहा है, बात समझ में। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे बायो एक्यूमुलेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे जनरली दिस इज नाउ दिस हेवी मेटल्स आर देयर इन द इकोसिस्टम, कावेरी इकोसिस्टम। अब ये कहाँ से आ रहे होंगे, एफ्लुएंट प्लांट्स, है ना, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, टैनरीज हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, इतने बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं ना उस रीजन में, तो वहाँ से ये आ रहा है। तो दिस इज द इश्यू, ठीक है। तो उसके वजह से बेसिकली क्या हो रहा है, ये इकोसिस्टम इज थ्रेटन्ड एंड कावेरी इज कंसिडर्ड एज ए लाइफलाइन फॉर बोथ Karnataka as well as Tamil Nadu, and half of or 30% of the water supply to Bangalore is from Kaveri, ठीक है। और यहाँ पे हेवी मेटल्स हैं, मतलब द होल इकोसिस्टम इज थ्रेटन्ड ना। इकोनॉमिक इसमें इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हैं, सिर्फ फिश में हेवी मेटल्स मिल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ह्यूमन सेफ हैं, मछली नहीं खाएंगे हम, वैसे नहीं है, पानी जो आ रहा है वहीं से आ रहा है, ठीक है। तो इसमें ये सारे हैं इम्प्लीकेशंस फॉर पब्लिक एंड हेल्थ पॉलिसी, हेल्थ रिस्क है, ठीक है, इकोसिस्टम इम्पैक्ट है, गवर्नेंस वगैरह वगैरह इसमें भी इम्पैक्ट में आएगा। देन देखो, और इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल गुड हेल्थ होना चाहिए, वेलबींग होना चाहिए, वेलबींग के नाम पे, है ना। तो बहुत सी चीज़ें हैं, तो वे फॉरवर्ड। अब देखो इसमें करना क्या है, चाहे हमें रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए रिवर वाटर की हेवी मेटल्स के लिए, ताकि पता चले कहाँ से आ रहा है, ठीक है। इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट एंड पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल, पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल मतलब जो पोल्यूट कर रहा है वो पे करें क्लीनिंग के लिए, ठीक है। पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए, साइंटिफिक एडवाइजरीज और पॉलिसी मेजर्स होने चाहिए, उसके साथ साथ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, ठीक है, रेजुविनेशन प्रोग्राम होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज, ठीक है। ये सारे अब देखो, नाउ द पॉइंट इज, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी आर रीडिंग दिस न्यूज रिगार्डिंग द कंटामिनेशन ऑफ हेवी मेटल्स इन रिवर्स एंड वी डिस्कस द कॉजेस, है ना, एंड वे फॉरवर्ड। अब नाउ व्हाट इज स्मार्ट वर्क हियर, करंट अफेयर्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल गंगा में पोल्यूशन हो रहा है, यमुना पोल्यूशन हो रहा है, तो उसमें भी कॉजेस यही होंगे ना, कुछ अलग थोड़ी है। उसका वे फॉरवर्ड क्या होगा, यही होगा। तो एक जो इकोसिस्टम डैमेज हो रहा है, भले वो वेटलैंड होगा, है ना, तो जनरली ये पूरे क्वेश्चंस के जो हैं आंसर का पैटर्न क्या बनेगा, एक बनेगा। आंसर का पैटर्न क्या बनेगा, एक बनेगा। ये स्मार्ट वर्क है। तो इसमें आपको एक जगह लिख लो, कावेरी हो, गोदावरी हो, कृष्णा हो, गंगा हो, यमुना हो, ब्रह्मपुत्र हो, सब एक ही है। कॉजेस क्या होंगे पोल्यूशन के, एक ही होंगे। वो हेवी मेटल के वजह से पोल्यूशन हो या फिर दूसरे कोई बायोलॉजिकल मटेरियल के वजह से पोल्यूशन हो, पोल्यूशन होता है, उसके इम्पैक्ट वही है और उसके वे फॉरवर्ड भी वही है। इस तरह से आपको अपना काम आसान करना पड़ेगा, अपना काम क्या करना पड़ेगा, आसान करना पड़ेगा। और इसमें और आसान काम कैसे करना है उसको हम आगे बताते हैं, एक टॉपिक आएगा, हाँ, फॉरेस्ट, इंडियाज फॉरेस्ट, है ना, होल्ड फ्यूचर, रिस्टोरिंग ग्रीन कवर फॉर क्लाइमेट एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी, ठीक है, रिस्टोरिंग ग्रीन कवर फॉर क्लाइमेट एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी। देखो बेसिकली क्या है, दिस न्यूज इज फॉर India is working to increase
फॉरेस्ट कवर। कहीं पे भी आप पूछोगे क्यों, तो अपने आप सॉल्यूशन निकलने लगते हैं, आपको वो चीज़ें समझ में आने लगती है। व्हाई चीता रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं, भाई क्यों, ऐसा क्या काम पड़ गया, चीता वहाँ से ला के दे रहे हैं, हमारे पास कम थे हमारे पास दूसरे जानवर कम थोड़ी हैं, बहुत हैं, चीता को ही क्यों लेके आ रहे हैं, सवाल पूछते, क्लैरिटी आती तो ग्रासलैंड समझ में आता, ग्रासलैंड पढ़ते तो उसका इंपॉर्टेंस समझ में आता। तो ये लिंक्ड होता है, करंट अफेयर्स को ऐसे ही पढ़ना होता है। अब ये बताओ फॉरेस्ट क्यों चाहिए हमें, ऑक्सीजन के लिए तो बिल्कुल नहीं चाहिए उसके अलावा बताओ इकोनॉमी काटने के लिए, डिफॉरेस्टेशन करने के लिए बेसिकली नॉट इंडिया, नॉट ओनली इंडिया, मोस्ट ऑफ कंट्रीज इट्स जनरल कि आपको फॉरेस्ट कवर इंप्रूव करना है। एनवायरमेंट इकोलॉजी में या कोई भी इकोसिस्टम क्वेश्चन पे, इकोसिस्टम्स के क्वेश्चन पे, है ना, तो आपको एक चीज पे ध्यान दीजिए, हाँ, दिस इज द डायग्राम ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। कौन सा डायग्राम है ये, इकोसिस्टम सर्विसेज। 4 सर्विसेज हैं इकोसिस्टम सर्विसेज जो हम कोई भी इकोसिस्टम से हमें मिलती है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो, ग्रासलैंड हो, मैंग्रोव्स हो, कोरल्स हो, वेटलैंड्स, ठीक है, सभी में हमें ये सर्विसेज मिलते हैं ह्यूमंस को या फिर उस इकोसिस्टम को। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोर्टिंग सर्विस पहला है सर्विस, ठीक है, रेगुलेटिंग सर्विस दूसरा, तीसरा प्रोविजनिंग, चौथा कल्चरल। इसमें हर एक सर्विस में 4-4 पॉइंट आप लिख सकते हो, इसमें हर एक सर्विस में आप 4-4 पॉइंट लिख सकते हो। आंसर बन गया। 16 पॉइंट थोड़ी लिखना है, 10 लिखोगे बहुत हो जाएगा, है कि नहीं। तो जैसे कि सपोर्टेड में क्या है, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, वाटर रिसाइकलिंग, फोटोसिंथेसिस, सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल कंजर्वेशन, है ना, सॉइल अपग्रेडेशन, ये सारा आएगा सपोर्टिंग में। रेगुलेटिंग में देखो एयर क्वालिटी, वाटर रन ऑफ, इरोजन, पॉलिनेशन, क्लाइमेट, नेचुरल हजार्ड, मतलब ये रेगुलेट करते हैं। वाटर रन ऑफ, उसे रन ऑफ कम करेंगे तो वाटर रिचार्ज ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है। सॉइल एरोजन कम हो जाएगा फॉरेस्ट से, है ना, तो ये वाला है। प्रोविजनिंग, प्रोविजनिंग मतलब क्या मिलता है हमें डायरेक्टली ह्यूमंस को, फूड मिलता है, वाटर मिलता है, फाइबर मिलता है, बायोमास मिलता है, फ्यूल मिलता है, मेडिसिन मिलते हैं, ये इकोसिस्टम सर्विसेज है। ये क्या है, इकोसिस्टम सर्विसेज है। कल्चरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज, रिक्रिएशन एंड इको टूरिज्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट होते हैं, है ना, जैसे कि देवर काडू बोलते हैं कहीं पे, अलग अलग ना, मेघालय में बहुत से फॉरेस्ट हैं, ठीक है, जो कंजर्व करते हैं स्पेशली, वो कल्चरल वैल्यूज हैं वहाँ पे, उनके साथ में वैल्यूज या फिर कुछ इमोशनल चीज़ें अटैच होती है, ये भी एक है। तो फॉरेस्ट मतलब कोई भी इकोसिस्टम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो यहाँ पे फॉरेस्ट का भी है। तो इसीलिए इंडिया हैज़ कम अप विद द ग्रीन इंडिया मिशन। कौन सा, ये बहुत पुराना है, ग्रीन इंडिया मिशन। ग्रीन इंडिया मिशन बहुत पुराना स्कीम है, लेकिन फिर से इसको क्या किए हम, रेजुविनेट किए, फिर से इसको फिर से लेके आए, इसलिए ये न्यूज़ में दिया गया है, ठीक है। अब देखो फॉरेस्ट का, वाई फॉरेस्ट मैटर, इसमें दिया है आपको, चीज़ें देख सकते हैं आप यहाँ पे। अब फॉरेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, दे एक्ट एज ए कार्बन सिंक, है ना, और इंडिया का INDC टारगेट, पेरिस एग्रीमेंट में INDC टारगेट भी है टू अचीव नेट जीरो बाय 2070। नेट जीरो बाय 2070 का टारगेट है। तो नेट जीरो एमिशन तो हम पूरा कट नहीं कर सकते हैं, गाड़ी चलाना बंद कर दोगे, हाँ, खाना बनाना स्टोव पे, वहाँ पे भी एमिशन है, क्या क्या बंद करोगे, है कि नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो कार्बन एमिट हो रहा है उसको सिक्वेस्टर करना पड़ेगा, वो फॉरेस्ट में होगा। वो कहाँ पे होगा, फॉरेस्ट में होगा। उसके साथ साथ इकोसिस्टम सर्विसेज, फॉरेस्ट क्या देते हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज, ये जितने हैं यहाँ पे ये सर्विस प्रोवाइड करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, लाइवलीहुड, नियरली 200 मिलियन पीपल इन इंडिया डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर फूड, फ्यूल, फॉडर एंड इनकम। कितने, 200 मिलियन डायरेक्टली डिपेंडेंट है। और ट्राइबल्स, जिनके पास देर इज ह्यूज ट्रेडिशनल नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज जो आज के हमारे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स हो गए हैं,
जो थ्रेट्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज से बहुत सी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अभी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, ट्रेडिशनल नॉलेज, मेडिसिन, फूल पत्ते खा के जिंदा हैं लोग, कुछ नहीं हो रहा उनको, है ना, और हम गोली खा खा के जो है गोली खा गए, कुछ नहीं सही है, बाकी वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। तो ट्रेडिशनल नॉलेज, कंजर्वेशन का ट्रेडिशनल नॉलेज, क्रॉप्स को कैसे प्रोटेक्ट करें, ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है। और ये सारी चीज़ें ट्राइब्स के पास ज़्यादा मिलती है, और वो ट्राइब्स कहाँ होते हैं, फॉरेस्ट में होते हैं, है ना। तो ये भी एक हमारा इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट में है, और बायोडाइवर्सिटी होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम अभी चीता री इंट्रोडक्शन में पढ़ रहे थे, क्या इंपॉर्टेंस होता है बायोडाइवर्सिटी का वगैरह, वो सब देख लिया। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट के, इसलिए ग्रीन इंडिया मिशन, ठीक है, न्यू फिर से क्या किए हैं, इसको हम रिवाइज किए हैं फॉर 10 ईयर्स, रिवाइज ग्रीन इंडिया मिशन फ्रॉम 2021 से 2030 तक का। क्या है करना है इसमें, रिस्टोरिंग डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड अक्रॉस इंडियाज डाइवर्स इकोसिस्टम, है ना, फ्रॉम अरावलीज टू वेस्टर्न घाट, सभी तरफ पूरे इंडिया में हमें रिस्टोर करना है। इसके ऑब्जेक्टिव्स देखो, की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये फिर से लेके आए, ये पहले बहुत पुराना है स्कीम है ग्रीन इंडिया मिशन, ठीक है। अभी इसको 2021 और 2030 में फिर से लॉन्च किए इसको। ऑब्जेक्टिव्स देखो, एनहांस इकोसिस्टम सर्विसेज लाइक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड सॉइल मॉइस्चर रिटेंशन, ठीक है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हम UNFCCC के अंदर में करते हैं, इसमें टारगेट्स हैं हमारे, करना ही है, हमने बोला है, हमने जबान दी है दुनिया को कि हम ये करेंगे, तो करना पड़ेगा, ठीक है। और सॉइल कहाँ पे, UNCCD, ठीक है, ये भी एक है, यहाँ पे भी हमने बहुत कुछ वादे किए हैं, उसको भी निभाना है। उसके बाद स्ट्रेंथन द फॉरेस्ट डिपेंडेंट लाइवलीहुड थ्रू सस्टेन फॉरेस्ट बेस्ड एंटरप्राइजेस, ठीक है। उसके बाद अलाइन अफॉरेस्टेशन विद बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट अडॉप्टेशन। अब हम इसको अलग अलग साइलोज में नहीं देख सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अलग, ठीक है, उसके बाद क्लाइमेट अडॉप्टेशन अलग, मिटिगेशन अलग, ऐसे नहीं, हमें होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेकर चलना पड़ेगा। और उसके लिए सिर्फ फॉरेस्ट, ये इकोसिस्टम है, सिर्फ फॉरेस्ट को हमें रिजर्विनेट या फिर अफॉरेस्टेशन नहीं करना है, हमें हर कोई इकोसिस्टम, जैसे कि अभी हम जैसे कि वेटलैंड्स देखे रामसर साइड में, ठीक है, ग्रासलैंड्स हैं, मैंग्रोव्स हैं, कोरल्स हैं, ठीक है, ये सारे इकोसिस्टम को हमें रिज्यूनेट करना पड़ेगा इफ यू वांट टू डील विद दिस क्लाइमेट चेंज, ठीक है। देखो अब इसमें कुछ डेटा है, बिटवीन 2015 एंड 21 मिशन सपोर्टेड अराउंड प्लांटेशन ऑफ 11.22 मिलियन हेक्टर्स, है ना, कितना अमाउंट दिए, ये सब दिए। तो इंक्रीज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इंक्रीज हुआ इसी में कितना, फ्रॉम 24 to 25%, 1% इंडिया का फॉरेस्ट कवर्स, ये ग्रीन इंडिया मिशन को हम टारगेट लेके 500 करोड़ रुपए खर्चा करके 1% का फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ। दिस इज ह्यूज आवर, क्या है ये, ह्यूज अचीवमेंट, ठीक है। अब देखो, अब इसमें नाउ हियर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन हियर, ध्यान दो। मैं कहूँ जाओ भाई पौधे लगाओ क्यों लगाओगे, मेरे को काम नहीं है क्या दूसरा, बहुत से काम है, पढ़ना है मेरे को, IAS बनना है कि नहीं, सब है। तो अफॉरेस्टेशन करना उतना आसान नहीं है, तो वी नीड टू कम अप विद सम इंसेंटिव्स कि आप खुद को मोटिवेट होकर प्रमोट उस चीज़ को करें। तो कुछ स्कीम्स हैं अलग अलग स्टेट्स में, जैसे कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, है ना, इंसेंटिवाइज कर रहे हैं बेसिकली फॉर अफॉरेस्टेशन, प्लांटेशन, ठीक है, उसके लिए। उसमें से अब ये कहाँ आप कैसे यूज़ कर सकते हो, आप आंसर्स लिखोगे, नॉट ओनली इन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, आप GS3 में कहीं पे भी लिखो, GS2 में लिखो, GS1 में लिखो, इंसेंटिव बेस्ड इकोसिस्टम वगैरह वगैरह पे कुछ लिखोगे तो ये वाले आप लिख सकते हो। ये केस स्टडीज साइट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, केस स्टडीज साइट कर सकते हो। ओडिशा का, जैसे कि फॉर एग्जांपल ओडिशा का केस स्टडी है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज शेयर रेवेन्यू फ्रॉम प्लांटेशन विथ लोकल कम्युनिटीज प्रोमोटिंग ट्रस्ट एंड फॉर्मेशन। अब जो प्लांटेशन हुआ है उसका जो बेनिफिट्स है, जो उसके जो है रेवेन्यू है, वो लोकल कम्युनिटीज के साथ भी शेयर करते हैं। तो यू कैन कोट दिस एग्जांपल, ठीक है। छत्तीसगढ़ में क्या है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इंटीग्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी सेंसिटिव प्लांटेशन विथ कैटल सेटलर्स एंड कम्युनिटी पास्चर्स। कैटल के जो सेल्टर्स होते हैं वहाँ पे और कम्युनिटी पास्चर्स में वो क्या कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी सेंसिटिव प्लांटेशंस को प्रमोट कर रहे हैं कि आप लगाओ, है ना।
देखभाल वगैरह वगैरह सब होता है। तो इसके अलग अलग क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल है। तमिलनाडु में मैंग्रोव रिस्टोरेशन है ना। इसके साथ साथ वेस्ट बंगाल में क्या था, मिस्टी, ठीक है, मिस्टी प्रोग्राम फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव, ठीक है, ये वाला चीजें हैं। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट वगैरह वगैरह। दिस अबाउट द रिस्टोरेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड ग्रीन इंडिया मिशन, ठीक है, वो फिर से रिन्यू किए। नाउ दिस इज द डॉकी रिवर टर्न्स मर्की, है ना। डॉकी रिवर, इसमें आप वैसे कुछ इसमें कुछ चीजें अगर से प्रीलिम्स में आपके लिए देख सकते हो, उमगॉट रिवर भी पूछ सकता है ना, ठीक है। ये रिवर कहाँ पे आ सकती है, या फिर डॉकी, जनरली डॉकी रिवर से हम जानते हैं उसको, ठीक है। ये रिवर कहाँ पे है पूछ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बार पूछा था पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, उसका नाम है दूसरा, क्या है, पक्के टाइगर रिजर्व का दूसरा नाम क्या है ना। तो वो ऐसे पूछा था टाइगर रिजर्व, तो उमगॉट का क्या है, डॉकी है, ऐसे पूछ सकता है। एंड ये बेसिकली इसको ओरिजिन वगैरह नहीं भी पूछेगा तो ये पूछेगा कहाँ पे आती है। ये वेस्टर्न जयंतिया हिल्स में है। कहाँ पे है ये, वेस्टर्न जयंतिया हिल्स में। ये सब ग्लोबल वार्मिंग की निशानी है जो आ जा रहा है ना ये बार बार, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पे हाईवे कंस्ट्रक्शन चल रही है, ठीक है। हाईवे कंस्ट्रक्शन चलने की वजह से वहाँ पे डंपिंग वगैरह हो रहा है, उसके वजह से वो डिग्रेड हुआ है, ठीक है। तो उसके इश्यूज वगैरह वही जो हम कावेरी का डिस्कस किए थे वही वाला हो जाएगा। नाउ दिस नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, ये एक वाला है। कहाँ पे, ग्रीन रेवोल्यूशन टू स्वीट रेवोल्यूशन, पूरा हरा भरा हो गया, कुछ मिठाई खाते हैं, है ना। खाना खा लिए, खाने के बाद क्या चाहिए, हल्का सा मीठा, ठीक है। तो कुछ मीठा हो जाए बोल के, ठीक है, NBHM मिशन लॉन्च किए हम, कब, 2020 में, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में ही आता है, किस में आता है ये, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में आता है, ठीक है। देखो ये दिस इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम, 100% फंडेड बाय सेंटर, है ना, ये चीजें होती है। अब इसमें देखो मिशन का स्ट्रक्चर और फोकस एरियाज क्या है, मतलब इसके की कंपोनेंट्स क्या है देखते हैं। एक तो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी हमें बढ़ाना है, किसका, हनी का, हनी का बढ़ाना है तो हनी बी का भी बढ़ाना पड़ेगा, है ना, उनको मारने से नहीं चलेगा, बेसिकली मार रहे हैं। और उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट एंड वैल्यू एडिशन, ये किसमें, हनी में करना है, ठीक है। ये हमेशा ये होता है, हाँ, पोस्ट हार्वेस्ट एंड वैल्यू एडिशन होता है। देन उसके बाद में रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग, इस पे ये तीन चीजों पे हमें क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है। ये मिशन के ऑब्जेक्टिव्स के अंडर में आता है। इसमें याद क्या करना है, अभी हमने जैसे बताया डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फैमिली वेलफेयर में, फार्मर्स वेलफेयर में आ जाएगा, 500 करोड़ का है, ठीक है। प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है पहले से ही। अब इंपॉर्टेंस देखो, ये भी एक वही पॉलिनेशन एंड फूड सिक्योरिटी, ठीक है, लाइवलीहुड्स, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रमोट्स बायोडाइवर्सिटी, स्ट्रेंथन इकोसिस्टम एंड एड्स नेचुरल रीजनरेशन, क्योंकि पॉलिनेटर्स हैं ये, इन पॉलिनेटर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल एग्रीकल्चर में भी, नेचुरल बायोडाइवर्सिटी में भी, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ह्यूमंस के लिए देखो इंपॉर्टेंस क्या है, ये लो कॉस्ट बेनिफिट्स बहुत जल्दी हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है ना, इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, ये आसानी से रेवेन्यू जनरेट करेगा। तो जो डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, जो एक प्रोग्राम है इंडिया का, डबलिंग ऑफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रोग्राम है डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। ठीक, क्यों, ये ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, और जनरली ये लोग करते हैं जो कि सबसे पुअर हैं, है ना, पॉवर्टी में सबसे नीचे जो आते हैं स्टार्टअप में, वो लोग जनरली ये करते हैं, हनी बी, हनी कीपिंग वगैरह वगैरह, नेचुरल फॉरेस्ट डेवलपर्स जो है ना, इसी पे डिपेंडेंट है। तो उनको एक फॉर्मलाइज वे में चीजें ये की जाए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, लाइवलीहुड प्रोवाइड होगा और पॉवर्टी लेवल हमारा घट जाएगा, ठीक है।
तो ये सारी चीजें हैं, इसके लिए ये स्कीम है। देन आवर लास्ट टॉपिक कांचनजंगा। इसने IUCN में बोला है कि गुड में है ना, अच्छा है। कांचनजंगा नेशनल पार्क है कि नहीं, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कहाँ पे है ये, कहाँ पे, सिक्किम एंड नेपाल बॉर्डर है ना, सिक्किम एंड नेपाल बॉर्डर। कांचनजंगा जो माउंटेन है वहाँ पे, कांचनजंगा माउंटेन जो है, एंड दिस इज 3rd लार्जेस्ट पीक इन द वर्ल्ड, कांचनजंगा। ठीक है, नेशनल पार्क नहीं, माउंटेन की बात कर रहा हूं मैं है ना, मैं माउंटेन की बात कर रहा हूं। तो उसके सराउंडिंग में ये कांचनजंगा नेशनल पार्क है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसका एक खासियत है ना, वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो डिक्लेयर होती है वो कुछ क्राइटेरियाज में होती है, नेचुरल में होती है, कल्चरल में होती है, ये दोनों है ना। ये नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और ये कल्चरल भी है, नेचुरल भी है और कल्चरल भी है, ये मिक्स्ड है। इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड। वेटलैंड्स रामसर साइट्स कितने थे इंडिया में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 44 है। ठीक है, कितने हैं, 44 के अराउंड में है, सभी नहीं, जो न्यूज़ में रहेंगे उसको देख लेना। ठीक है, ये इसको कुछ अप्रिसिएशन मिला है कि इसका अच्छा कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन चल रहा है। ठीक है, तो गुड स्टेटस में रखा है। तो बेसिकली इसके कुछ फैक्ट्स हैं। लोकेशन सिक्किम में हो जाएगा, एरिया इतना है, एलिवेशन कितना है, 8000 मीटर का है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 3rd लार्जेस्ट मैंने बोला इसको अभी। यूनेस्को स्टेटस मिक्स्ड में है, नेचुरल एंड कल्चरल। 2016 में मिला है इसको, किस में मिला है, 2016 में। सबसे पहले कब मिला था, 1983। 4 साइट्स, अजंता, एलोरा, आगरा फोर्ट एंड ताजमहल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सबसे पहले इंडिया में उनको मिला था उस टाइम पे 1983 में। ये 2016 में मिला है। ठीक है, की स्पीसीज स्नो लेपर्ड, रेड पांडा, हिमालयन ताहर एंड बर्ड स्पीसीज बहुत ज़्यादा हैं। इसको ये देखते हैं, इसके चैलेंजेस वगैरह वगैरह हैं। देखो चैलेंजेस भी हैं, क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियल रिट्रीट, जो कि ये बहुत हायर एलिवेशन पे है। यहाँ पे स्नो कैप माउंटेन्स भी हैं। अब जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत से इश्यूज आ रहे हैं। काठमांडू में क्या मिला, कोबरा, किंग कोबरा, कहाँ पे, काठमांडू में। ये बहुत बड़ी बात है, क्यों, किंग कोबरा नेपाल सर चला गया होगा, चल के, ऐसे नहीं। किंग कोबरा को हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। नेपाल इज कोल्ड, कूल क्लाइमेट है ना, तो वहां पे वो जा रहा है, मतलब क्लाइमेट जो टेम्परेचर है वो बढ़ते जा रहा है, समझ रहे हो। तो ये सब स्पीसीज, ये सब इकोटेज, और उसके वजह से ग्लेशियल रिट्रीट भी हो रहा है, जिसकी वजह से फ्लडिंग हो रही है ना, समझ में आ रहा है। तो ये सब चीजें हैं, दिस आर द चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, स्ट्रेंथन क्लाइमेट रेजिलियंस, कंजर्वेशन प्लानिंग, प्रमोट इकोसेंसिटिव जोन रेगुलेशन, एक्सपैंड साइंटिफिक एंड कम्युनिटी बेस्ड बायोडाइवर्सिटी मॉनिटरिंग। ठीक है, एनहांस कॉपरेशन विथ नेपाल, भूटान एंड अंडर रीजनल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क्स, ये कांचनजंगा, क्योंकि ये नेपाल में भी और उधर भी होता है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो दिस इज अबाउट द ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी करंट अफेयर्स फॉर नवंबर 1 to 7। बात समझ में आई। इसमें से एक तो आपको न्यूज़ पता होना चाहिए, उससे आइडिया लगेगा, प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, और मेंस के लिए क्या लेना है। जैसे कि हमने कुछ बोला, केस स्टडीज इसको यूज़ कर सकते हैं आप, इसका डेटा यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो वो चीज़ें आप नोट करते जाओ, तो आपका जो वैल्यू एडिशन वाला पार्ट है वो बनता जाएगा, और उससे आपके आंसर्स क्या होते जाएंगे, स्ट्रेंथन होते जाएंगे। जब आंसर्स इंप्रूव हो गए तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं बन सकता हूँ अफसर, तो बन जाएंगे। आसान है कि नहीं। ठीक है, थैंक यू।